क्या हम इंसान फाइनली भगवान बन चुके हैं? जिस तरह भगवान ने अपने एक अंश से हम इंसानों को बनाया, रिसेंटली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने भी एक कैंसर पेशेंट की जान बचाने के लिए उसका एक मिनी क्लोन बनाया, यानी एक असली इंसान का हूबहू कॉपी, ताकि ओरिजिनल पेशेंट की बॉडी कीमोथेरेपी से कैसे रिएक्ट करेगी इसे वो टेस्ट कर सके। पर आखिर ये छुटकू सा ह्यूमन क्लोन यानी इंसानों का कार्बन कॉपी दिखता कैसे? क्या वो अब जिंदा भी है? और ह्यूमन क्लोनिंग तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में तो बैंड है ना, इलीगल है। Known cloning techniques to actually create a human being is untested, unsafe, and morally unacceptable. So, ऐसा कौन सा लूप होल है जिसकी मदद से ये साइंटिस्ट और इवन अब तो कुछ कंपनीज तक सीक्रेटली ह्यूमन क्लोन्स बना रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता इनमें से कितने ही क्लोन्स आज हमारे बीच में कहीं पर सीक्रेटली रह रहे हैं? मॉडर्न साइंस ना आज कितना एडवांस हो चुका है, हमें से कितने लोगों को तो इसकी जरा सी भी खबर नहीं है। और ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बस सिर्फ एक झलक थी। यूके की एक पीएचडी स्टूडेंट एलेक्सिया लोपेज ने तो रिसेंटली ब्रह्मांड का एक ऐसा विशाल मेगा स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला है जिसे फिजिक्स के सिद्धांतों के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। इस विशाल स्ट्रक्चर का नाम है द बिग रिंग, और ये कैसे हमारी यूनिवर्स की समझ को एक कदम और आगे बढ़ाएगा, इसे हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जितनी तरक्की आज विज्ञान बड़े स्केल पर कर रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी तो माइक्रो स्केल पर डेवलप हो चुकी है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना, कैसे ये स्प्रिंग जैसी दिखने वाली सूक्ष्म सी चीज अपने आप ही तेजी से घूम रही है, और कैसे वो एक सुस्त स्पर्म यानी कि वीर्य को पकड़कर एग के अंदर घुसा रही है। जानते हो ये चीज क्या है? ये एक छोटा सा रोबोट, नैनो रोबोट या नैनोबॉट है, जिन्हें साइंटिस्ट ने कैंसरस सेल्स को टारगेट करके मारने के लिए बनाया। अब एग्जैक्टली साइंटिस्ट ये कैसे कर रहे हैं, इसकी टेक्निक भी आप कुछ ही मिनटों में जान जाओगे, एंड यू आर गोइंग टू बी माइंड ब्लोन। पिछले सेंचुरी की तरह ही इस सेंचुरी में भी ऐसे कई सारे कमाल के डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं जो कि दुनिया को आगे बदलने वाले हैं, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम तो इंस्टाग्राम में बिजी थे। इसीलिए आज का ये वीडियो उन्हीं ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट्स के नाम है जो इंसानी सभ्यता को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट बिग डिस्कवरी, द बिग रिंग। देखो, रात में नॉर्थ की दिशा की ओर अगर आप यहां पर बूटस कॉन्स्टेलेशन और उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के बीच में ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऐसा बड़ा सा रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसी का नाम है द बिग रिंग। ये इतना विशाल है कि एस्टिमेट्स बताते हैं कि इसकी चौड़ाई नापने के लिए हमें करीब 13,000 मिल्की वे गैलेक्सीज को एक लाइन में अरेंज करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही बात इसे फिजिक्स के सिद्धांतों के बिल्कुल अगेंस्ट लेकर चली जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। एक्चुअली में साइंस में एक पुराना सिद्धांत है कॉल्ड द कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कहता है कि इस ब्रह्मांड में ऑन अ लार्जर स्केल कोई भी स्पेस यानी कि जगह स्पेशल नहीं होती। हर जगह पर आप ऑलमोस्ट सेम ही चीजें देखोगे और हर जगह फिजिक्स के सभी लॉज भी एक जैसे ही काम करेंगे, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अनुसार आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, जिसने बाय द वे अगर आपको नहीं मालूम तो हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया था, तो उस वक्त विद इन माइक्रो सेकेंड्स एक सिंगल पॉइंट में समाई हुई सारी एनर्जी किसी बॉम्ब से निकले परखच्चों की तरह चारों दिशाओं में फेंकी गई थी, जिससे फिर आगे चलकर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सभी एलिमेंट्स के एटम्स बने। यही वजह है कि अगर आप इस ब्रह्मांड के शुरुआती समय के रेडिएशंस यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस, जिसे CMBR बोलते हैं फॉर शॉर्ट, को ध्यान से अगर देखोगे तो वहां भी एक्सेप्ट फॉर सम स्मॉल डार्क स्पॉट्स हियर एंड देयर, आप देखोगे कि ये रेडिएशंस हर तरफ इक्वली फैले हुए हैं। लेकिन अभी जो द बिग रिंग नाम का मेगा स्ट्रक्चर हमें मिला है वो इस कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेशल प्लेस इन द यूनिवर्स जहां पर ब्रह्मांड का एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है। प्लस अगर सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता तो भी ये ठीक था, एक एनोमली हो सकती है, या फिर हम बोल भी सकते थे कि शायद साइंटिस्टों को इससे मापने में कोई गलती हुई हो। लेकिन साइंटिस्ट को ऐसे और भी 3 स्ट्रक्चर्स मिले हैं, क्लाउस कैंपेसानो ग्रुप, द ग्रेट वॉल और द जायंट आर्क, जो लगभग इतने ही बड़े हैं। सो व्हाट नाउ, यू मे आस्क कि फर्क क्या पड़ता है कि कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल डिस्प्रूव हो जाए, इससे क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? वेल, दैट्स बिकॉज़ बिना कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के हमारे फिजिक्स के ऑलरेडी टफ कैलकुलेशंस और भी 10 गुना हार्ड हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पृथ्वी पर आज कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर उसे लेट्स से 5 साल बाद फिर से रिपीट करते हो, तो भले ही आपने वो एक्सपेरिमेंट सेम लैब में भी क्यों ना किया हो, उन 5 सालों में हमारी पृथ्वी वो जिसमें मौजूद है वो
सोलर सिस्टम, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी और ये गैलेक्सी जिसमें एम्बेडेड है वो लोकल ग्रुप, ये सबकी मूवमेंट मिलाकर हम एटलीस्ट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स मूव कर चुके होते हैं इन स्पेस। अब अगर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल ना हो जो ये कहता है कि हर जगह फिजिक्स के लॉ सेम है, तो हमें पृथ्वी पर किए जाने वाले सभी एक्सपेरिमेंट्स में हमारी स्पेस में जो करंट पोजीशन है उसे भी हर बार कंसिडरेशन में लेना होगा फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशंस, व्हिच बेसिकली मींस इस एक अकेले डिस्कवरी ने हमारी फिजिक्स और यूनिवर्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करके रख दिया। एंड नाउ ओनली टाइम विल टेल कि साइंटिस्ट इस यूनिक पॉटहोल से हमें कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट की तरफ जो है नैनोबॉट्स। एक इंसानी शरीर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। डॉक्टर्स कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कई ऐसी सर्जरीज होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना एक्सट्रीमली मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे कान के बिल्कुल बगल में ही एक पैरोटिड ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड ना अगर ट्यूमरस हो जाए और उसे निकालने की नौबत आ जाए तो ऐसी सर्जरी परफॉर्म करना एक्सपीरियंस सर्जन्स के लिए भी एक्सट्रीमली ट्रिकी हो जाता है। अगर गलती से भी ट्यूमर कट करते वक्त ये फेशियल कट हो गई तो पेशेंट का आधा फेस ही पैरालाइज हो जाएगा। देन सिमिलर डेंजर्स थायराइड ऑपरेशन के दौरान भी होते हैं। गलती से भी अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कट हो गई जो हमारे वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करती है तो पेशेंट हमेशा हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा। अब यार इंसान तो इंसान ही ठहरे, गलती किसी से भी हो सकती है और इसीलिए पिछले कई सालों से हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को डेस्परेटली ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो कि लीस्ट इन्वेजिव हो, यानी कि कम से कम चीर फाड़ करने की जरूरत पड़े जिससे पेशेंट्स बीमारी से ज्यादा ट्रीटमेंट से ही डरने या उसे रिग्रेट करने पर मजबूर ना हो। और इसीलिए रिसेंटली साइंटिस्टों ने ऐसे नैनोबॉट्स बनाए जिन्हें बस अगर किसी ड्रग की तरह आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो बिल्कुल टारगेटेड तरीके से पैरोटिड, थायराइड या कहीं के भी ट्यूमर्स हो उन्हें बिना किसी कॉम्प्लेक्स सर्जरी के खत्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्पर्म नैनोबॉट फ्यूजन हमने शुरू में देखा, इसको रिसेंटली साइंटिस्टों ने और अपग्रेड करके एक नया ट्रीटमेंट डेवलप किया है। उन्होंने स्पर्म सेल्स में डॉक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक टॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग लोड किया। फिर इन आयन ऑक्साइड से बने नैनोबॉट्स को मैग्नेटिकली कंट्रोल करके उनसे उन एंटी कैंसर स्पर्म्स को पिक किया और फिर उन घातक स्पर्म्स को किसी सुइसाइड मिशन की तरह कैंसर सेल्स में पेनिट्रेट करवाया उन्हें किल करने के लिए। इससे बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग्स के दो मेजर साइड इफेक्ट्स खत्म हो गए, क्योंकि पहले एंटी कैंसर ड्रग्स आसपास के हेल्दी टिश्यूज को भी डैमेज किया करते थे और यही ड्रग्स हमारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ मिक्स होकर डाइल्यूट भी हो जाते थे जिससे ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव हो जाता था। बट इस न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें हम हमारे ही स्पर्म्स को सुइसाइड मिशन पर भेज देते हैं, में ये दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इसीलिए ये एक हाईली इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन गया है। So to all the cancer patients out there, मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा, just hang in there। बहुत ही जल्द आपके कैंसर को ठीक करना एक पास के क्लिनिक में जाकर इंजेक्शन लगवाने जितना आसान होने वाला है। खैर, now let's move on to the next big achievement जो है मिनिएचर न्यूक्लियर बैटरीज। इमेजिन करो एक फोन जिसे कभी भी चार्ज ही नहीं करना पड़े, एक रिमोट या घड़ी जिसका सेल कभी भी बदलने की जरूरत ही ना पड़े और एक कैमरा जो आपके बेस्ट मोमेंट्स को कैप्चर करते वक्त बीच में ही अपना दम ना तोड़ दे। वेल, गेस व्हाट, अगले 4 से 5 सालों में ये एक्चुअली पॉसिबल हो सकता है। एक चाइनीज कंपनी है बेजिंग बीटा वोल्ट न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके, उन्होंने एक ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी बनाई है जो है तो किसी सिक्के जितनी छोटी, लेकिन वंस मैन्युफैक्चर्ड वो बिना किसी चार्जिंग या मेंटेनेंस के अगले 50 सालों तक आपके डिवाइसेस को चार्ज रख सकती है। बस हाल ही में ही वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन ने भी इसे अपने ऑफिशियल लिंक्डइन हैंडल पर प्रमोट किया था। लुकिंग एट व्हिच बेजिंग बीटा वोल्ट पीपल आर पॉजिटिव, वो साल 2025 तक इन न्यूक्लियर पावर्ड बैटरीज को मार्केट में उतारना शुरू भी कर देंगे। अब ये काम कैसे करता है? वेल, इसमें निकल का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप निकल 63 होता है जिसे 2 सिंथेटिकली मेड डायमंड लेयर्स के बीच में प्लेस किया जाता है। सो जब ये निकल 63 डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके, और हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स या सिंपली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डायमंड के एटम से उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके बाहर उड़ा देते हैं। अब इससे ऑब्वियसली डायमंड के स्ट्रक्चर में एक तरफ काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं और दूसरी तरफ उनकी कमी हो जाती है। तो बस इन्हीं 2 लो और हाई डेंसिटी रीजन्स को अगर वायर से जोड़ दो तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब टेक्निकली दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू सोलर सेल्स। एक्चुअली फर्क बस इतना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को नॉक करने के लिए सनलाइट के फोटॉन्स नहीं बल्कि एक रेडियो आइसोटोप के बीटा पार्टिकल्स यूज होते हैं। पर आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा
जाएगा कि यार न्यूक्लियर पावर के लिए तो विशाल पावर प्लांट्स लगते हैं, हजारों सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसके कोर को ठंडा रखने के लिए उसे पानी में डुबो के रखना पड़ता है एंड सो ऑन। तो इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आखिर इस बीजिंग बीटा वोल्ट ने एक सिक्के जितने छोटे बैटरी में कैसे फिट कर लिया? वेल, वो ऐसे कि अनलाइक ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी पहले थर्मल और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि थर्ड फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है उसे यूज किया जाता है, यहां पर बीजिंग बीटा वोल्ट में ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि फोर्थ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है उससे पावर किया जा रहा है इन बैटरीज को एंड हेंस दीज बैटरीज आर वेरी स्मॉल। पर एनीवे, रेडियो एक्टिविटी तो इन्वॉल्व है, तो सेफ्टी का क्या? रेडियो एक्टिव सुनते सबसे पहले आपके दिमाग में तो कैंसर ही आया होगा। सो वेल, इस बैटरी में क्योंकि निकल 63 का रेडियो एक्टिव कोर इस्तेमाल हुआ है, वो जैसे हमने जाना वीक न्यूक्लियर फोर्स से पावर्ड है, यानी कि लो पेनिट्रेटिंग पावर वाले बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। अब ये ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम 235 कोर जितना खतरनाक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं पैदा करते, यानी कि डायमंड जैसे दुनिया के वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस को पेनिट्रेट करने के बाद देयर इज नो चांस कि ये बीटा पार्टिकल्स बीटा वोल्ट बैटरी की प्रोटेक्टिव केसिंग को भी भेद पाएंगे। सो ऑल इन ऑल ये नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज काफी ज्यादा ही सेफ होंगे। बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पे बीटा वोल्ट कंपनी अपने इन बैटरीज को पहले सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस और स्पेस टेक के लिए सप्लाई करने वाली है और फिर थरली टेस्ट होने के बाद ही हम इन बैटरीज को कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देख पाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, जो है एक क्लोनिंग ब्रेक थ्रू। जैसे कि हमने शुरुआत में जाना था, बहुत सालों तक हमें लगता था कि ह्यूमन क्लोनिंग या इवन एनिमल क्लोनिंग इन जनरल इलीगल होता है, बट देन जिस तरह की खबरें रिसेंटली सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटली क्लोनिंग की एक काफी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है और लोग इससे मोटे पैसे छाप भी रहे हैं। अब ये आखिर कैसे हो रहा है? देखो, साल 1996-97 में जब पहला क्लोन्ड जानवर डॉली द शीप सबके सामने आया, तो कुछ साइंटिस्ट तुरंत इसी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को इंसानों पर भी टेस्ट करना चाहते थे। उनका मानना था कि वो इस टेक्निक से इनफर्टाइल कपल्स की मदद कर सकते हैं। इसी बीच फिर एक अमेरिकन क्लोनिंग कंपनी क्लोनेड का जन्म हुआ और उसने तुरंत डॉली के लिए इस्तेमाल की गई क्लोनिंग टेक्निक सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर को इंसानों पर भी यूज करना शुरू कर दिया। बेसिकली इस टेक्निक में वो लोग पेरेंट से उनके कुछ टिश्यू सैंपल्स ले लेते थे और फिर उसमें से एक टिश्यू के सेल्स में से न्यूक्लियस निकालकर उसकी जगह पर दूसरे टिश्यू के न्यूक्लियस को इंजेक्ट कर देते थे और उसके बाद उन सैकड़ों सैंपल्स में से जो भी सेल मल्टीप्लाई करने लग जाते, उसे एक एम्ब्रियो के स्टेज तक ग्रो करने के बाद एक सरोगेट मदर के यूटेरस में इंप्लांट कर दिया जाता था। इस प्रोसीजर के अंत में फाइनली जो बच्चा पैदा होता था वो हूबहू अपने उस पेरेंट का क्लोन होता था, उसका कार्बन कॉपी जैसा दिखता था जिसका उसे न्यूक्लियस मिला था। सिंपली पुट, वो एक तरह से अपने पेरेंट का एक हूबहू जुड़वा होता, जस्ट एक अलग टाइमलाइन से। अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके क्लोनेड की सीईओ ब्रिगेट बॉयसेलियर का यह दावा है कि उन्होंने एटलीस्ट 20 ह्यूमन क्लोन्स ऑलरेडी बना लिए और उनमें से पहली बेबी ईव दिसंबर 26, 2002 को पैदा भी हो चुकी है। विच मीन्स आज ईव एक 22 साल की आम कॉलेज गोइंग लड़की बनकर शायद हमारे बीच ही कहीं पर रह रही है और ये फैक्ट कि वो इंसान का ही एक क्लोन है उसे शायद पता भी नहीं। बट क्लोनिंग तो बैंड है, राइट? सो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? वेल, इट टर्न्स आउट दैट्स जस्ट द हाफ ट्रूथ। फर्स्टली, ह्यूमन क्लोनिंग सिर्फ 46 कंट्रीज में ही बैंड है आउट ऑफ टोटल 195 कंट्रीज दैट वी हैव नाउ। और इसीलिए क्लोनेड ने भी ईव और बाकी के क्लोन बेबीज को अपने होम कंट्री यूएसए के बाहर डेवलप किया। दूसरी बात, जिन 46 देशों ने इसे बैन किया है उसमें से भी ऑलमोस्ट सभी देशों में सिर्फ ह्यूमन क्लोनिंग बैंड है, एनिमल क्लोनिंग नहीं। यानी कि एनिमल्स पर क्लोनिंग के ट्रायल्स करके क्लोनिंग टेक्निक को पॉलिश करना जोरों शोरों से सभी देशों में चालू है। इनफैक्ट आपको शायद पता भी नहीं होगा, पर आज के समय में कई सारे फॉरेन सेलिब्रिटीज अपने पेट्स के आखिरी समय में उनके टिश्यू के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें यूएस बेस्ड वायाजिन पेट्स, चाइना बेस्ड सिनोजीन या फिर साउथ कोरिया बेस्ड सोएम बायोटेक को सेंड करते हैं एंड देन विद इन जस्ट 2 to 3 months उनके मरे हुए पेट के क्लोन्ड पपीज उनके घर पर डिलीवर कर दिए जाते हैं। यानी कि आज के तारीख में हम क्लोनिंग में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर ये बैन पूरी तरीके से हट जाए तो हम किसी भी इंसान का एक बिल्कुल डिट्टो कार्बन कॉपी, बिल्कुल क्लोन क्रिएट कर सकते हैं।
इनफैक्ट शुरुआत में मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जिन साइंटिस्टों की बात की थी जिन्होंने कैंसर पेशेंट का एक मिनिएचर क्लोन बनाया था, वो हमारी इसी ह्यूमन क्लोनिंग एबिलिटी को दर्शाता है। इस रिसर्च के लीड साइंटिस्ट प्रोफेसर गॉर्डाना वुंजुक नोवाकोविच और उनकी टीम ने सबसे पहले 4 सेपरेट कंपार्टमेंट्स में पेशेंट के हार्ट, बोन, लिवर और स्किन के टिश्यूज को ग्रो किया। फिर उन्हें आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स के जरिए कनेक्ट करके उनमें पेशेंट का ब्लड भी सर्कुलेट करवाया और फिर उस पे एंटी कैंसर ड्रग डॉक्सोरूबिसिन टेस्ट करके रियल लाइफ ह्यूमन ट्रायल्स के साथ कंपेयर किया। रिजल्ट्स में आया कि वो मिनिएचर ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसा डॉक्सोरूबिसिन के क्लिनिकल ट्रायल्स में एक असली इंसानी शरीर करता है। यानी कि अगर एथिकल कंसर्न्स ना हो तो वी आर दिस क्लोज टू बिकमिंग गॉड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना। जैसे आपको पता है, हमारा मिशन है कि हम इंडिया में साइंटिफिक थिंकिंग फैलाना चाहते हैं और एक साइंटिफिक कल्चर डेवलप करना चाहते हैं जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में तो एम्पावर करेगा ही, बट हमारे देश के लिए भी ब्रिलियंट माइंड्स और साइंटिस्ट क्रिएट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।